नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि एलिजाबेथ और उसके साथी अपने घर वापस आ जाते हैं। उसके साथी यानी जेन और मारिया। घर आने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि विक्रम और उसकी रेजिमेंट यानी शायर रेजिमेंट यहां से जाने वाली है ब्रिगटन के लिए। लीडिया ने अपने घर वालों से अनुरोध किया कि उसे भी वहां जाना चाहिए, यानी कि उसके पूरे परिवार को, लेकिन परिवार ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया सिवाय मिसेस बेनेट, लीडिया और कैथरीन के। उसके बाद हुआ यूं कि मिसेस फॉस्टर ने लीडिया को अपने साथ चलने का न्योता दिया, जिसे लीडिया ने खुशी खुशी मान लिया और उनके साथ ब्रिगटन चली गई। जाने से पहले विक्रम की मुलाकात एलिजाबेथ से हुई, लेकिन ठंडी अब आगे। भाग 16। अगर एलिजाबेथ की राय पूरी तरह से उसके अपने परिवार से ही आती तो वो शादीशुदा खुशी या घर की आरामदायक जिंदगी की कोई बहुत प्यारी तस्वीर अपने दिमाग में नहीं बना पाती। उसके पिता जो जवानी और खूबसूरती से मस्त थे और उस अच्छी खासी मिजाज वाली मुस्कान से जो जवानों को अक्सर होती है, उन्होंने एक ऐसी महिला से शादी की थी जिसकी समझ कमजोर थी और जरा संकीर्ण सोच ने शादी के बहुत जल्द ही उनके बीच से सच्चे प्यार को खत्म कर दिया था। सम्मान, आदर और भरोसा हमेशा के लिए गायब हो गए थे और उसके घरेलू सुख शांति के सारे सपने चूर चूर हो गए थे। लेकिन मिस्टर बेनेट ऐसे इंसान नहीं थे जो अपनी खुद की भूल से हुई निराशा का सुकून उन चीजों में ढूंढे जो अक्सर बेवकूफों या बुरी आदतों वाले लोगों को कुछ पल के लिए खुशी देती है। उन्हें गांव और किताबों से लगाव था और यही उनकी मुख्य खुशियों का जरिया था। वो अपनी पत्नी के ज्यादा कर्जदार नहीं थे, सिवाय इसके कि उसकी नादानी और बेवकूफी उसके लिए मनोरंजन का सामान बन गई थी। आमतौर पर कोई आदमी अपनी पत्नी से ऐसी खुशी नहीं चाहता, लेकिन जब और कोई विकल्प ना हो तो असली दार्शनिक उन्हीं छोटी छोटी चीजों से खुशियां निकाल लेता है जो कि उसे मिलती हैं। फिर भी एलिजाबेथ कभी अपने पिता के पति के तौर पर गलत बर्ताव को अनदेखा नहीं कर पाई। वो हमेशा इसे दर्द के साथ देखती थी, लेकिन उनकी क्षमताओं का सम्मान करती और खुद के लिए उनके स्नेह के लिए कृतज्ञ थी। इसीलिए वो उन बातों को भूलने की कोशिश करती थी जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, और अपने दिमाग से उस शादीशुदा कर्तव्य और शालीनता के लगातार टूटने को निकालने की कोशिश करती थी जो उसकी मां को उसके अपने बच्चों के ताने सुनने के लिए जिम्मेदार ठहराता था। पर अब उसने इतने जोर से यह महसूस किया था कि ऐसी असंगत शादी के बच्चों को कितने नुकसान होते हैं और उन प्रतिभाओं से कितनी बुरी बातें होती हैं जो गलत दिशा में लगाई गई हों। वो प्रतिभाएं अगर सही इस्तेमाल की जाती तो कम से कम उसकी बेटियों की इज्जत तो बचाई जा सकती थी, भले ही उसकी पत्नी के दिमाग को बड़ा न कर पाती। जब एलिजाबेथ ने विक्रम के चले जाने पर खुशी मनाई तो उसे उस रेजिमेंट के चले जाने में और कोई खास संतोष नहीं मिला। विदेशों में उनकी पार्टियां पहले की तरह रंगीन नहीं थी और घर पर उसकी मां और बहन ऐसी थीं जो हर चीज की बोरियत पर लगातार शिकवा करती थी, जिससे उनका घर का माहौल बहुत उदास हो गया था। और यद्यपि किट्टी शायद समय के साथ अपनी सामान्य समझदारी वापस पा सकती थी, क्योंकि उसके दिमाग के परेशान करने वाले तत्व दूर हो गए थे। उसकी दूसरी बहन, जिसके स्वभाव से ज्यादा बुरा कुछ होने की आशंका थी, ऐसी स्थिति में जो एक टाउन और एक फौजी कैंप दोनों की मुसीबत थी, अपनी सारी मूर्खता और जिद्दीपन में और भी मजबूत हो जाएगी। कुल मिलाकर उसने पाया, जैसा कभी कभी पहले भी हुआ है, कि जिस घटना का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो जब हुई तो उसने वो संतोष नहीं दिया जिसकी उसने उम्मीद की थी। इसीलिए उसे किसी और समय की जरूरत थी जब असली खुशी शुरू हो सके, कोई और ऐसा मौका जिस पर उसकी इच्छाएं और उम्मीदें टिक सकें और फिर से उम्मीद के सुख का आनंद लेकर वो अपने वर्तमान को सांत्वना दे सके और फिर एक और निराशा के लिए खुद को तैयार कर सके। और उसकी लेक ट्रिप अब उसकी सबसे खुशी देने वाली सोच थी। वो उसके लिए सबसे बड़ी सांत्वना थी उन सभी बुरे पलों की जो उसकी मां और किट्टी की नाखुशी की वजह से अनिवार्य थे। और अगर जेन को भी उसने इस योजना में शामिल किया होता
तो हर हिस्सा पूरी तरह से सही होता। लेकिन ये खुशी की बात है, उसने सोचा, कि मेरे पास कुछ चाहने को है। अगर पूरी योजना पूरी हो जाए तो मेरी निराशा निश्चित होगी। पर यहां अपनी बहन की गैर मौजूदगी के साथ एक लगातार पछतावे का बोझ लेकर मैं उम्मीद कर सकती हूं कि मेरी सारी खुशियों की उम्मीद पूरी होगी। ऐसी योजना जो हर हिस्सा खुशी का वादा करती है कभी सफल नहीं होती, और सामान्य निराशा से बचाव बस कुछ खास छोटी छोटी परेशानियों के जरिए ही होता है। जब लीडिया यहां से चली गई तो उसने माँ और किट्टी को बहुत बार और विस्तार से लिखने का वादा किया था, लेकिन उसके खत अक्सर देर से आते और बहुत छोटे भी होते। माँ को लिखे खतों में ज्यादातर यही लिखा होता कि वह अभी अभी लाइब्रेरी से लौटे हैं, जहां कुछ अवसर मिले थे, और वहां उसने कुछ इतने सुंदर गहने देखे जो उसे बेहद पसंद आए। उसके पास नया गहना या नया छाता था जिसे वो और विस्तार से बताना चाहती थी, लेकिन मजबूर होकर जल्दी में लिखना छोड़ दिया क्योंकि मिसेस फॉस्टर ने उसे बुलाया और वो कैंप जाने वाले थे। और फिर उसका अपनी बहन के साथ पत्राचार से तो और भी कम जाना जा सकता था, क्योंकि किट्टी को लिखे खत हालांकि थोड़े लंबे होते थे, लेकिन उनमें ऐसी लाइनें भी होती थीं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती थी। उसकी गैर मौजूदगी के पहले 2-3 हफ्तों के बाद लॉन्गबर्न में सेहत, अच्छा मूड और खुश मिजाजी फिर से लौटने लगे। सब कुछ खुशहाल लगने लगा। वो परिवार जो सर्दियों के लिए शहर गए थे वो वापस आ गए, और गर्मियों के कपड़े और कार्यक्रम शुरू हो गए। मिसेस बेनेट फिर से अपनी पुरानी शिकायत भरी शांति में लौट आई, और जून के मध्य तक किट्टी इतनी ठीक हो गई कि बिना आंसू बहाए मेरिटन जा सके। ऐसा खुशहाल मौका जो एलिजाबेथ को उम्मीद देता था कि अगले क्रिसमस तक वो इतनी समझदार हो जाएगी कि दिन में एक बार से ज्यादा किसी अफसर का जिक्र न करे, जब तक वॉर ऑफिस की कोई क्रूर साजिश न हो या और कोई रेजिमेंट मेरिटन में तैनात न हो जाए। उसके उत्तर की यात्रा के शुरू होने का समय अब जल्दी ही आने वाला था, और सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी थे कि तभी मिसेस गार्डनर का एक पत्र आया जिसने तुरंत ही उसकी शुरुआत को टाल दिया और उसकी सीमा को कम कर दिया। मिस्टर गार्डनर को व्यवसाय की वजह से जुलाई में 2 हफ्ते बाद ही निकलना होगा, और उन्हें 1 महीने के अंदर फिर से लंदन लौटना होगा। और क्योंकि उतना कम समय था कि वो उस दूर तक जाए और जितना उन्होंने योजना बनाई थी उतना देखे, या कम से कम आराम और सुविधा के साथ देखे, इसीलिए उन्हें लेक्स की यात्रा छोड़ एक संकीर्ण यात्रा करनी पड़ी। और वर्तमान योजना के अनुसार वो डर्बीशायर से ज्यादा उत्तर नहीं जाएंगे। उस काउंटी में इतना कुछ था कि उनके 3 हफ्तों का बड़ा हिस्सा व्यस्त हो जाएगा। और फिर मिसेस गार्डनर के लिए वहां की खास लगाव थी भाई। वो शहर जहां उसने अपने पहले जिंदगी के कुछ साल बिताए थे और जहां वे अब कुछ दिन बिताने वाले थे, शायद मैटलॉक, चैट्सवर्थ, डेविडेल या पीक की सारी प्रसिद्ध खूबसूरती जितना ही उसकी जिज्ञासा का केंद्र था। एलिजाबेथ को अत्यंत निराशा हुई। उसने लेक्स को देखने का दिल लगाया था, और फिर भी वो सोचती थी कि शायद अभी भी समय हो सकता है, लेकिन उसका काम था संतुष्ट रहना, और निश्चित ही उसका स्वभाव खुश रहना था, और सब कुछ जल्दी ही ठीक हो गया। उसने अपने आप को समझा लिया। हालांकि डर्बीशायर का जिक्र होते ही कई विचार जुड़े। वो उस जगह को बिना पेम्बरले और उसके मालिक के बारे में सोचे नहीं देख सकती थी, लेकिन निश्चित ही उसने कहा, मैं निश्चिंत होकर उसके काउंटी में प्रवेश कर सकती हूं और कुछ पत्थर भी चुरा सकती हूं बिना उसके पता चले। इंतजार की घड़ी अब दुगनी हो गई थी। उसके चाचा चाची के आने में अब कुल 4 सप्ताह बाकी थे, यानी लगभग 1 महीना। लेकिन वो बीत गए और मिस्टर और मिसेस गार्डिनर अपने 4 बच्चों के साथ अंततः लॉन्गबर्न पहुंचे। बच्चे 2 लड़कियां 6 और 8 साल की और 2 छोटे लड़के अपने कजिन जेन की खास देखभाल में रहने वाले थे, जो सबकी पसंदीदा थी और जिसकी स्थिर समझ और मीठे स्वभाव ने उसे हर तरह से उनकी देखभाल करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाया था, पढ़ाने, खेलने और प्यार करने के लिए। गार्डिनर्स लॉन्गबर्न में सिर्फ 1 रात रुके और अगली सुबह एलिजाबेथ के साथ नई चीजों और मनोरंजन की तलाश में वहां से निकल पड़े। एक खुशी निश्चित थी, साथ के रूप में उपयुक्तता, ऐसी उपयुक्तता जिसमें सेहत और स्वभाव हो, जो असुविधाओं को सह सके, हर खुशी को बढ़ाने के लिए खुश मिजाजी
और स्नेह और समझदारी, जो अगर बाहर निराशाएं हों तो उनके बीच इसे पूरा कर सके। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस कार्य का उद्देश्य डर्बीशायर का वर्णन करना नहीं है, ना ही उन उल्लेखनीय जगहों का जिनके रास्ते वे वहां तक गए थे। ऑक्सफोर्ड, ब्लेनहिम, वारविक, केनलवर्थ, बिर्मिंगम आदि आदि, जो कि सब अच्छी तरह से जाने जाते हैं। वर्तमान में केवल डर्बीशायर के एक छोटे हिस्से की बात है, लैम्पटन नामक छोटे से शहर की, जहां मिसेस गार्डनर पहले रहती थी और जहां उसने हाल ही में जाना कि उसके कुछ परिचित अभी भी वहां हैं। उन्होंने यात्रा के बाद अपनी मंजिल बनाई और लैम्पटन से 5 मील के अंदर एलिजाबेथ को अपनी चाची से पता चला कि पेम्बरले वहां स्थित है। यह उनके सीधे रास्ते में नहीं था और ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मील उससे बाहर था। अपनी यात्रा की योजना बनाते हुए पिछली शाम मिसेस गार्डिनर ने फिर से वहां जाने की इच्छा जताई। मिस्टर गार्डिनर ने अपनी सहमति दी और एलिजाबेथ से उसकी मंजूरी मांगी गई। क्यों लीजिए, क्या तुम्हें उस जगह को देखने की कोई इच्छा नहीं है जिसके बारे में तुमने इतना सुना है? उसकी मामी ने कहा, एक ऐसी जगह जिससे तुम्हारे कुछ परिचित जुड़े हैं। तुम्हें पता है, विक्रम ने अपनी पूरी जवानी वहीं बिताई है। एलिजाबेथ बेचैन हो गई। उसे लगा कि उसका पेम्बरले में कोई काम नहीं है और उसे देखने की इच्छा न होने का बहाना बनाना पड़ा। उसे मानना पड़ा कि वो बड़े बड़े मकानों से थक चुकी थी। इतने सारे मकानों को देखकर अब उसे सुंदर कालीनों या साटन के पर्दों से कोई खुशी नहीं मिलती थी। एलिजाबेथ बेचैन हो गई। मिसेस गार्डिनर ने उसकी मूर्खता पर तंज कसा। अगर ये केवल एक शानदार मकान होता जिसमें खूब सारा सजावट होती, उसने कहा, तो मुझे इसकी कोई परवाह ना होती, लेकिन इसके बागान बहुत सुहाने हैं। तू देखेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। यहां देश के कुछ सबसे सुंदर जंगल हैं। अब एलिजाबेथ ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन ही मन मना कर रहा था। मिस्टर डार्सी से वहां मिलने की संभावना तुरंत उसके दिमाग में आ गई। नहीं, ये भयानक होगा। वो इस विचार से शर्माई और सोचने लगी कि चाची से साफ साफ बात कर लेना बेहतर होगा बजाय कि ऐसा जोखिम उठाए। लेकिन फिर इसके खिलाफ भी कुछ आपत्तियां थी और उसने अंत में यह फैसला किया कि अंतिम विकल्प होगा अगर परिवार की गैर मौजूदगी के बारे में उसकी निजी पूछताछ नाकाम हो गई। इसीलिए जब वो रात को आराम करने गई तो उसने नौकरानी से पूछा, क्या पेम्बरले सचमुच कोई बहुत शानदार जगह है क्या? अच्छा, इसका मालिक कौन है? और फिर थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, अच्छा, क्या परिवार गर्मियों के लिए वहां आया हुआ है क्या? आखिरी सवाल का जवाब एक बेहद स्वागत योग्य नहीं था और अब जब उसके डर दूर हो गए तो वो खुद मकान देखने की बहुत जिज्ञासा महसूस करने लगी। और जब अगली सुबह यह विषय फिर से उठा और उससे फिर से पूछा गया तो उसने सहजता से और उचित उदासीनता के साथ जवाब दिया कि उसे सचमुच इस योजना से कोई नापसंदगी नहीं है और इसीलिए अब वो पेम्बरले जाने वाले थे। एलिजाबेथ जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, पेम्बरले वुड्स की पहली झलक पाने की बेचैनी में बाहर देखने लगी और जब आखिरकार उन्होंने लॉज के गेट से अंदर मुड़ना शुरू किया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पार्क काफी बड़ा था और जमीन का उतार चढ़ाव भी काफी था। वो पार्क के एक निचले हिस्से से दाखिल हुए और कुछ देर तक एक हसीन जंगल के बीच से गुजरे जो कि चारों तरफ फैला था। एलिजाबेथ के मन में इतने भाव उमड़ रहे थे कि वो बात करने की हालत में नहीं थी, लेकिन हर खूबसूरत जगह को वो पूरे मन से देख रही थी और उसकी तारीफ भी कर रही थी। आधे मील तक धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ने के बाद वे एक ऊंचाई पर पहुंचे जहां जंगल खत्म हो गया और वहीं सामने उन्हें पेम्बरले हाउस दिखा। वो एक खूबसूरत पत्थर की बनी इमारत थी जो एक वादी के उस पार की ऊंचाई पर खड़ी थी। पीछे घने जंगलों से ढकी पहाड़ियां थी और सामने एक प्राकृतिक नदी थी जिसे थोड़ा फैलाया गया था, लेकिन किसी भी तरह से नकली नहीं लगता था। उसके किनारे सीधे सादे और सच्चे लगे, जैसे उन्हें जानबूझकर सुंदर नहीं बनाया गया हो। एलिजाबेथ ये देखकर बेहद प्रभावित थी। उसने कभी ऐसा कोई स्थान नहीं देखा था जहां कुदरत ने इतनी दिल खोलकर सुंदरता की हो और जिसे इंसानी छेड़छाड़ ने खराब न किया हो। सभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे
और तभी उसके मन में आया, पेम्बरली की मालकिन होना भी शायद कुछ होता। वो पहाड़ से नीचे उतरे, पुल पार किया और घर के दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही एलिजाबेथ ने घर को पास से देखा, फिर से मिस्टर डार्सी के टकराने का डर उसके जहन में लौट आया। कहीं उस मेड ने गलत जानकारी न दे दी हो। जब उन्होंने घर देखने की अनुमति मांगी तो उन्हें हॉल में ले जाया गया। एलिजाबेथ ने हाउसकीपर के आने तक खुद को उस जगह पर होने को लेकर सोचते हुए पाया। थोड़ा सा डिसबिलीफ, थोड़ा सा नर्वस एक्साइटमेंट। हाउसकीपर आई, एक बुजुर्ग और सादगी से भरी महिला। जितनी एलिजाबेथ ने कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा सौम्य और शालीन। वो उन्हें लेकर डाइनिंग पार्लर में गई। कमरा बड़ा था, सुंदर अनुपात वाला और टेस्टफुली डेकोरेटेड। एलिजाबेथ खिड़की के पास गई और बाहर का नजारा देखने लगी। वही पहाड़ी जहां से वो अभी उतरे थे अब दूरी की वजह से और भी ऊंची लग रही थी। हर चीज बहुत खूबसूरती से व्यवस्थित थी। नदी, पेड़, घाटी की हल्की सी मोड़, सब कुछ। हर कमरे की खिड़की से बाहर के नजारे अलग अलग एंगल से दिखते थे और हर बार कुछ नया देखने को मिलता था। कमरे ऊंचे थे, फर्नीचर की क्वालिटी बेहतरीन, लेकिन दिखावे से दूर। रोजिंग्स की चमक धमक की तुलना में पेम्बरले में ज्यादा सच्ची एलिगेंस थी। हर इस जगह की मैं मालकिन हो सकती थी। इन कमरों को मैं अब अपना कह सकती थी और फिर इसके बाद मामा मामी को यहां मेहमान की तरह इनवाइट करती। एलिजाबेथ के दिल में यह ख्याल आया, लेकिन फिर उसे याद आया कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो शायद मैं अपने मामा मामी को खो देती। क्या पता मुझे उन्हें इनवाइट करने की इजाजत भी न मिलती। यही याद उसे अच्छी रिग्रेट से बचा गई। वो हाउसकीपर से पूछना चाहती थी कि मिस्टर डार्सी सच में घर पर हैं या नहीं, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। आखिरकार यह सवाल उसके अंकल ने पूछ ही लिया और एलिजाबेथ ने घबरा कर नजरें फेर ली। मिसेस रेनॉल्ड्स ने जवाब दिया, नहीं, वो घर पर नहीं है, लेकिन हम उन्हें कल वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं और उनके साथ एक बड़ी गैदरिंग भी होगी। एलिजाबेथ ने राहत की एक लंबी सांस ली, ये सोचते हुए कि कितना अच्छा हुआ कि उनका आना एक दिन भी लेट नहीं हुआ। वो ये सोच ही रही थी कि उसी वक्त उसकी आंट ने उसे एक पोर्ट्रेट देखने को बुलाया। एलिजाबेथ पास गई और देखा कि मेंटल पीस पर कुछ मिनिएचर्स लटक रहे थे, जिनमें से एक मिस्टर विक्रम का था। उसकी आंट ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा लगा पोर्ट्रेट? हाउसकीपर आगे बढ़ी और बताया, ये मेरे पुराने मालिक के स्टीवर्ट के बेटे का पोर्ट्रेट है। उसे उन्हीं की देखरेख में बड़ा किया गया था, लेकिन अब वो आर्मी में है और सुना है कि अब थोड़ा बिगड़ गया है। मिसेस गार्डिनर ने उनकी बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ एलिजाबेथ की तरफ देखा, लेकिन एलिजाबेथ मुस्कुरा नहीं पाई। फिर मिसेस रेनॉल्ड्स ने एक और मिनिएचर की तरफ इशारा किया, और ये है मेरे करंट मास्टर मिस्टर डार्सी। ये दोनों पोर्ट्रेट साथ में बनवाए गए थे करीब 8 साल पहले। मिसेस गार्डिनर ने पोर्ट्रेट देखते हुए कहा, सुना है कि मिस्टर डार्सी बड़े हैंडसम हैं और ये तो वाकई अच्छा लग रहा है देखने में। क्यों लिज जी, क्या ये उनके जैसा ही है? मिसेस रेनॉल्ड्स का एलिजाबेथ के प्रति सम्मान बढ़ गया, ये जानकर कि वो मिस्टर डार्सी को पहले से जानती है। उसने पूछा, क्या ये यंग लेडी मिस्टर डार्सी को जानती है? एलिजाबेथ थोड़ा सा शर्मा के लाल हो गई और बोली, जी, थोड़ा बहुत। मिसेस रेनॉल्ड्स, और आपको नहीं लगता कि वो बहुत हैंडसम है? जी हाँ, बहुत हैंडसम है। मिसेस रेनॉल्ड्स ने कहा, मैं तो कहती हूँ उनसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं, लेकिन ऊपर गैलरी में उनका एक और पोर्ट्रेट है, बड़ा वाला, वो इससे भी ज्यादा शानदार है। ये कमरा हमारे पुराने मालिक का फेवरेट था और ये मिनिएचर्स बिल्कुल वैसे ही रखे हैं जैसे वो उन्हें पसंद करते थे। इससे एलिजाबेथ को समझ में आ गया कि मिस्टर विक्रम की तस्वीर वहां क्यों थी। अब मिसेस रेनॉल्ड्स ने उनका ध्यान मिस डार्सी की एक तस्वीर की ओर खींचा, जो तब बनाई गई थी जब वो सिर्फ 8 साल की थी। क्या मिस डार्सी भी अपने भाई जितनी खूबसूरत हैं? मिस्टर गार्डिनर ने पूछा। ओह हाँ, जितनी खूबसूरत लड़की देखी है
उनमें सबसे ज्यादा सुंदर वही है और इतनी टैलेंटेड भी। सारा दिन गाना और पियानो बजाना उनका शौक है। अगले कमरे में एक नया इंस्ट्रूमेंट रखा है जो उनके लिए ही लाया गया है, हमारे मालिक की तरफ से गिफ्ट है। कल वो भी यहाँ आ रही है ना अपने भाई के साथ। मिस्टर गार्डिनर, जिनका स्वभाव बहुत विनम्र और सहज था, उनके सवाल और बात मिसेस रेनॉल्ड्स को और भी खुलकर बोलने का मौका दे रहे थे। मिसेस रेनॉल्ड्स को अपने मालिक और उनकी बहन के बारे में बात करने में साफ साफ बहुत खुशी हो रही थी, शायद गर्व से या गहरे लगाव से। क्या आपके मालिक साल भर में अक्सर पेम्बरली आते हैं? मिस्टर गार्डिनर ने पूछा। उतना नहीं सर जितना मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि आधा साल वो यहीं रहते हैं। और मिस डार्सी तो हर साल गर्मियों में जरूर आती हैं, सिवाय, एलिजाबेथ ने सोचा, जब वो रैम्सगेट जाती है। लेकिन मन ही मन, अगर आपके मालिक शादी कर लें तो शायद और ज्यादा यहीं रुके। हाँ सर, आपने सही कहा, लेकिन कब करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकती। और भला उनके लायक कौन होगा ये भी तो सोच पाना मुश्किल है। मिस्टर और मिसेस गार्डिनर मुस्कुरा दिए। एलिजाबेथ खुद को रोक नहीं पाई। ये तो उनके लिए बहुत बड़े क्रेडिट की बात है कि अगर आप ऐसा सोचती हैं। एलिजाबेथ ने बोला, मैं तो बस सच कह रही हूं यंग लेडी, और फिर यही सब कहेंगे जो उन्हें जानते हैं, उन्होंने जवाब दिया। एलिजाबेथ को ये बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई। मिसेस रेनॉल्ड्स ने जब ये कहा, मैंने कभी भी उनसे एक भी कठोर बात नहीं सुनी, और मैं उन्हें तब से जानती हूं जब वो सिर्फ 4 साल के थे। तो एलिजाबेथ की आंखें जैसे ठहर गईं। अब तक उसका सबसे पक्का यकीन था कि मिस्टर डार्सी बहुत गुस्सैल इंसान है, लेकिन अब उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जा सके, मिस्टर गार्डिनर ने कहा। आप बहुत किस्मत वाली हैं कि ऐसा मालिक मिला। जी हाँ सर, बिल्कुल। अगर मैं पूरी दुनिया घूम भी लूं तो ऐसा मालिक नहीं मिलेगा। मैंने हमेशा देखा है, जो लोग बचपन से ही अच्छे स्वभाव के होते हैं वही बड़े होकर भी वैसे ही रहते हैं। और फिर वो तो सबसे प्यारे और सबसे दरिया दिल बच्चे थे। एलिजाबेथ हैरान रह गई। क्या ये सच में मिस्टर डार्सी की बात हो रही है? उसने सोचा, उनके पिता भी बहुत अच्छे इंसान थे, मिसेस गार्डिनर ने कहा। जी बिल्कुल, और उनका बेटा भी उन्हीं की तरह निकलेगा, गरीबों के लिए उतना ही उदार, मिसेस रेनॉल्ड्स ने कहा। एलिजाबेथ ये सब सुनती रही, कभी विश्वास करती, कभी शक में पड़ जाती, और फिर और सुनने के लिए बेचैन हो गई। मिसेस रेनॉल्ड्स सब घर की सजावट, कमरे के आकार और फर्नीचर की कीमतों की बातें कर रही थी, लेकिन एलिजाबेथ का ध्यान उन्हीं बातों पर था जो कि डार्सी के बारे में थी। मिस्टर गार्डिनर भी उस पर हंस रहे थे, मानो सोच रहे हों कि ये सब तारीफ बस घर के पुराने नौकरों की वफादारी है। वो सबसे अच्छे लैंडलॉर्ड और मालिक हैं जो मैंने देखे हैं, मिसेस रेनॉल्ड्स ने कहा। आजकल के युवा लड़कों की तरह नहीं, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। उनके हर किराएदार और नौकर उनके लिए अच्छा ही बोलेगा। हाँ, कुछ लोग उन्हें घमंडी कहते हैं, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि वो बस बाकी युवाओं की तरह बेवजह बात नहीं कर पाते, बस यही फर्क है। कितना खूबसूरत है ये रूप, एलिजाबेथ ने सोचा। उनकी इतनी तारीफ, उनकी आंटी ने धीमे से कहा। हमारी उस दोस्त के अनुभव से तो मेल नहीं खाती, शायद हम ही धोखा खा गए हों। मुश्किल है, हमारा सोर्स बहुत भरोसेमंद था। ये बात मिस्टर और मिसेस गार्डिनर में होती रही। ऊपर की तरफ बढ़ते हुए वो एक सुंदर सी सिटिंग रूम में पहुंचे, जिसे हाल ही में मिस डार्सी की पसंद के अनुसार और खूबसूरत बनाया गया था। डार्सी सच में एक अच्छे भाई हैं, एलिजाबेथ ने खिड़की की ओर बढ़ते हुए कहा। मिसेस रेनॉल्ड्स को पूरा भरोसा था कि मिस डार्सी को यह कमरा बहुत पसंद आएगा, और हमेशा ऐसा ही करते हैं वो, उन्होंने कहा। जो भी चीज उनकी बहन को खुश कर सकती है वो फौरन कर देते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं वो। इसके बाद वो लोग गैलरी की तरफ बढ़े। वहां कुछ बेहतरीन पेंटिंग्स थीं, लेकिन एलिजाबेथ को कला की ज्यादा समझ नहीं थी। वो मिस डार्सी के बनाए कुछ ड्राइंग्स देखने लगी, जिनके सब्जेक्ट्स उसे ज्यादा रिलेटेबल और समझने लायक लगे। गैलरी में कई पारिवारिक पोर्ट्रेट्स थे,
लेकिन एलिजाबेथ की नजर सिर्फ एक चेहरे को खोज रही थी और आखिरकार वो चेहरा सामने आया। मिस्टर डार्सी की तस्वीर, जिसमें वैसी ही मुस्कान थी जैसे उसने कई बार खुद की तरफ देखते हुए देखी थी। वो देर तक उस पेंटिंग के सामने खड़ी रही और गैलरी छोड़ने से पहले एक बार फिर लौटकर उसी के सामने खड़ी हो गई। मिसेस रेनॉल्ड्स ने बताया कि यह पेंटिंग मिस्टर डार्सी के पिता के जिंदा रहते खींची गई थी। उस पल एलिजाबेथ के मन में मिस्टर डार्सी के लिए एक नई कोमल सी भावना थी। मिसेस रेनॉल्ड्स की बातें सिर्फ तारीफें नहीं थी, वो गहराई लिए हुए थी। एक इंटेलिजेंट नौकर की तारीफ क्या कोई हल्की बात हो सकती है? एक भाई, एक लैंडलॉर्ड, एक मालिक, कितने लोगों की जिंदगी की खुशियां और दुख उनके डिसीजंस पर निर्भर थी। उसकी नजरों में उनकी छवि पहले से कहीं ज्यादा गहराई लिए हुए थी। तस्वीर की ओर देखते हुए उसे मिस्टर डार्सी की नजरों की गर्माहट याद आई और अब उसकी बातों की जो कभी उसे अशिष्ट लगी थीं, अब उतनी तीखी नहीं लगी। जब उन्होंने पूरा घर देख लिया तो वो नीचे लौट आए और हाउसकीपर से विदा ली। अब उन्हें गार्डनर को सौंपा गया जो कि लॉन की तरफ ले जा रहा था। जब वो नदी के पास जा रहे थे, एलिजाबेथ ने मुड़कर एक बार फिर घर की ओर देखा। उसके अंकल और आंट भी रुक गए। तभी अचानक पीछे के रास्ते से जो स्टेबल की तरफ जाता था, खुद मिस्टर डार्सी आ गए। वो लोग मुश्किल से 20 कदम दूर थे और उनका अचानक आना ऐसा था कि बचने का कोई मौका नहीं था। दोनों की नजरें मिली और दोनों के गाल शर्म से लाल हो गए। मिस्टर डार्सी जैसे एकदम से रुक गए, जैसे हैरानी से जड़ हो गए हों। लेकिन कुछ ही पल में संभल कर वो उनकी ओर बढ़े और एलिजाबेथ से बात की। भले ही वो पूरी तरह कंपोज नहीं थे, लेकिन उनका व्यवहार एकदम विनम्र था। एलिजाबेथ ने तुरंत संकोच से मुंह फेर लिया, लेकिन जैसे ही वो पास आए, उसने रुककर उनकी बधाई स्वीकार की। पर उसकी झिझक इतनी ज्यादा थी कि वो उससे छिपी नहीं। अगर उनके पहले इंप्रेशन या अभी अभी देखी पेंटिंग की झलक काफी नहीं होती पहचानने के लिए, तो गार्डनर के चेहरे पर आई चौंकाहट से साफ हो गया कि ये मिस्टर डार्सी ही है। मिस्टर और मिसेस गार्डनर थोड़ी दूर पर खड़े हो गए जब डार्सी उनकी भांजी से बातें करने लगे। एलिजाबेथ इतनी परेशान और उलझन में थी कि वो उनकी आंखों में देखना भी मुश्किल समझ रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने उनके सवालों का क्या जवाब दिया। और तो और उनका बदला हुआ व्यवहार देखकर एलिजाबेथ और भी असहज हो रही थी। डार्सी बार बार पूछ रहे थे कि वो लॉन्गबॉर्न से कब निकली, डर्बीशायर में कब तक रहेंगे, और वो सवाल इतनी घबराहट और बार बार दोहरा कर पूछ रहे थे कि साफ लग रहा था कि उनका मन भी एकदम उथल पुथल में है। कुछ पल तक चुपचाप खड़े रहने के बाद जैसे उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा, मिस्टर डार्सी को अचानक कुछ याद आया और वो सीधा विदा लेकर चले गए। बाकी सब तो एलिजाबेथ के पास आ गए और उसके फिगर की तारीफ करने लगे, लेकिन एलिजाबेथ को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो अपनी ही फीलिंग्स में डूबी हुई चुपचाप उनके पीछे चलती रही। उसके अंदर शर्म और उलझन का तूफान था। उसे लग रहा था कि यहां आना सबसे बेकार और गलत फैसला था। ये कितना अजीब लग रहा होगा मिस्टर डार्सी को। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लग रहा हो कि एलिजाबेथ जानबूझकर उसके सामने फिर से आ गई। मैं यहां आई ही क्यों, और वो एक दिन पहले क्यों आ गया? ये सवाल उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अगर वो लोग सिर्फ 10 मिनट पहले आ गए होते तो इस टकराव से बच सकते थे। साफ लग रहा था कि मिस्टर डार्सी अभी अभी ही पहुंचे थे, या तो घोड़े से या फिर अपनी गाड़ी से। वो बार बार उस अजीब मुलाकात को याद कर ब्लश कर रही थी, और उसका बदला हुआ बर्ताव, वो तो और भी कंफ्यूजिंग था। एलिजाबेथ को हैरानी हो रही थी कि उसने इतनी शालीनता से बात की, उसके परिवार का हालचाल तक पूछा। उसने मिस्टर डार्सी को कभी इतने जेंटल अंदाज में बात करते नहीं देखा था। उसे रोजिंग्स पार्क की आखिरी मुलाकात याद आई, जब उसने वो लंबा लेटर उसके हाथ में दिया था, और अब जैसे सब कुछ बदल गया हो। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। अब वो लोग एक खूबसूरत वॉक पर निकल आए जो नदी के किनारे से होकर जाती थी। हर कदम पर और ज्यादा हसीन नजारे खुलते जा रहे थे। कहीं जमीन नीचे गिरती जा रही थी तो कहीं ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में से झांकता सूरज दिख रहा था।
लेकिन एलिजाबेथ को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, पेम्बरले हाउस में अभी मिस्टर डार्सी कहाँ होगा? क्या वो भी उसके बारे में सोच रहा होगा? क्या उसके दिल में अब भी कोई फीलिंग्स बची हैं? हो सकता है कि उसकी सारी शालीनता सिर्फ एक आराम की वजह से हो, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सिर्फ कंफर्ट नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे देखकर मिस्टर डार्सी को दर्द हुआ होगा या कोई खुशी, लेकिन ये तो तय था कि वो उसे देखकर बिल्कुल शांत नहीं रह पाया। थोड़ी देर बाद जब उसके अंकल और आंटी ने उसकी बेपरवाही पर ध्यान दिया, यानी यहां पे ध्यान न देना, खोए रहना, तब जाकर एलिजाबेथ को होश आया कि उसे थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। अब वे लोग वुड्स में दाखिल हो चुके थे। वहां से नदी को अलविदा कह थोड़ी ऊंचाई की तरफ बढ़े। ऊंचे पेड़ों के बीच से जब जब खुला आसमान दिखता तब वेले के अद्भुत दृश्य दिखाई देते। सामने के पहाड़, नीचे फैले हुए पेड़ और कहीं कहीं से दिखता हुआ नदी का बहाव। मिस्टर गार्डिनर ने पूरा पार्क घूमने की इच्छा जताई, लेकिन डर था कि पैदल इतना चलना मुश्किल होगा। जब उन्हें बताया गया कि यह 10 मील का चक्कर है तो उन्होंने नजरें नीचे कर ली और सबने तय किया कि जो आम रास्ता है उसी पर वापस चलें। रास्ते में नदी के एक तंग हिस्से में उन्होंने एक सिंपल सा लकड़ी का ब्रिज पार किया जो पूरे दृश्य की सादगी में परफेक्टली फिट बैठता था। एलिजाबेथ उस सुनसान से रास्ते में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदाजा लगाया कि अब घर कितनी दूर है, मिसेस गार्डिनर जो उतनी तेज वॉकर नहीं थी, उन्होंने वापस कैरियज की तरफ जाने का फैसला किया। वो सब जैसे ही वापस मुड़े, मिस्टर गार्डिनर फिर से ट्रॉट मछलियों की तरफ अट्रैक्ट हो गए और एक आदमी से मछली पकड़ने की बात करने लगे। उनकी स्पीड काफी कम हो गई। इसी धीमी चाल में तभी एक बार फिर वही चीज हुई और एलिजाबेथ का सरप्राइज वैसा ही था जब उसने फिर से मिस्टर डार्सी को अपनी ओर आते देखा। हालांकि इस बार रास्ता खुला था तो उन्होंने उसे आने से पहले ही देख लिया। अब की बार एलिजाबेथ जितनी शॉक्ड थी उतनी ही मेंटली प्रिपेयर भी। उसने सोच लिया था कि अगर वो सामने आते हैं तो वो शांत रहकर बात करेगी। कुछ पल के लिए तो उसे ऐसा लगा कि शायद डार्सी किसी और रास्ते में मुड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही मोड़ खत्म हुआ वो सामने आ गया। इस बार भी वही जेंटल वाइब उसके चेहरे पर थी। एलिजाबेथ ने उसकी पोलाइटनेस की नकल करते हुए जगह की तारीफ शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने डिलाइटफुल और चार्मिंग जैसे शब्द बोले, कुछ पुराने ख्याल उसके बीच में आ गए। उसे लगने लगा कि कहीं उसकी तारीफ को गलत तरीके से न लिया जाए और वो चुप हो गई। मिसेस गार्डिनर थोड़ा पीछे खड़ी थी और जब एलिजाबेथ चुप हुई तो डार्सी ने उसे विनम्रता से पूछा, क्या आप मेरा परिचय अपने दोस्तों से करवाएंगे क्या? यह सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह गई। वही आदमी जिसने एक वक्त उसके रिश्तेदारों को बिलो हिज स्टैंडर्ड समझा था, अब खुद उनके साथ मिलने को कह रहा था। एलिजाबेथ के मन में आया कि क्या रिएक्शन होगा उसका जब उसे पता चलेगा कि ये वही लोग हैं जिनसे वो कभी मिलने से बचता था। अभी तो वो इन्हें किसी अपर क्लास फैमिली का हिस्सा समझ रहा होगा। खैर, उसने सबका इंट्रोडक्शन करा ही दिया और जब उसने ये बताया कि वो उसके मामा मामी हैं तो उसने छुप कर देखा कि डार्सी का चेहरा कैसे बदला, लेकिन सरप्राइजिंगली उसने खुद को संभाले रखा और वो वहां से गया नहीं बल्कि उनके साथ चलने लगा और फिर मिस्टर गार्डिनर से बातें भी करने लगा। एलिजाबेथ के लिए यह सब बेहद सेटिस्फाइंग था। अच्छा लगा यह जानकर कि उसके कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं जिन पर उसे शर्म नहीं करनी पड़ती। बातचीत धीरे धीरे फिशिंग पर आ गई और उसने सुना कि मिस्टर डार्सी ने कितनी शालीनता से मिस्टर गार्डिनर को आमंत्रित किया कि वो जब तक चाहें यहां आकर मछली पकड़ सकते हैं। टैकल और जगह तक बता दी। मिसेस गार्डिनर, जो अब तक एलिजाबेथ का हाथ पकड़े चल रही थी, उसे देखती रही जैसे ये सब उसे समझ ही नहीं आ रहा हो। एलिजाबेथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश थी। ये सब उसके लिए ही था और उसके मन में बार बार ये सवाल घूम रहा था, ये भला बदल कैसे गया? क्या ये सिर्फ मेरे लिए? क्या ये मुमकिन है कि उसे अब भी मुझसे फीलिंग्स हो? कुछ देर बाद जब चलने की पोजीशन बदली, मिसेस गार्डिनर थकने की वजह से अपने पति के साथ चलने लगी तो मिस्टर डार्सी खुद ब खुद एलिजाबेथ के साथ आ गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद एलिजाबेथ ने बात शुरू की,
वो चाहती थी कि उसे पता चले कि वो उसके आने से पहले यहां होने की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसने कहा, मैंने आपके आने की उम्मीद नहीं की थी। आपकी हाउसकीपर ने तो बताया था कि आप कल तक नहीं आने वाले हैं, और हमें बेकवेल से निकलते वक्त भी यही जानकारी मिली थी कि आप अभी कंट्री में नहीं हैं। डार्सी ने मुस्कुराकर सारी बातें सही ठहराई, बताया कि उसे अपने स्टीवर्ड से कुछ अर्जेंट बात करनी थी, इसलिए वो बाकी ग्रुप से कुछ घंटों पहले निकल आया। बाकी लोग मुझे कल सुबह ज्वाइन करेंगे, उसने कहा, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें तो आप जानती भी हैं, मिस्टर बिंगले और उनकी सिस्टर्स, आप तो जानती है ना। एलिजाबेथ ने बस हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके ख्याल तुरंत उस वक्त पर लौट गए जब आखिरी बार मिस्टर बिंगले का नाम उनके बीच आया था, और अगर वो मिस्टर डार्सी के चेहरे से अंदाजा लगा सकती तो साफ था कि वो भी कुछ वैसी ही यादों में डूबे थे। इस ग्रुप में एक और शख्स है, उसने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा, जो कि आपसे खास तौर पर मिलना चाहता है, अगर आप इजाजत दें। ये शायद मैं ज्यादा ही मांग रहा हूं, तो मैं अपनी बहन को आपसे मिलवाना चाहूंगा जब तक आप लैम्पटन में ठहरी हैं। इतनी अचंभित कर देने वाली बात पर एलिजाबेथ को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि अगर मिस डार्सी वाकई उससे मिलना चाहती हैं तो ये मिस्टर डार्सी की मर्जी से ही हो रहा होगा, और इतना जान लेना उसके लिए काफी था। इससे यह भी साफ था कि डार्सी का गुस्सा अब तक टिका नहीं था, और उन्होंने उसके बारे में बुरा सोचना बंद कर दिया था। अब वे दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे, दोनों अपने अपने ख्याल में डूबे हुए। एलिजाबेथ पूरी तरह से सहज नहीं थी, खैर वो तो मुमकिन भी नहीं था, लेकिन उसे बहुत अच्छा और थोड़ा फ्लर्टेड भी महसूस हो रहा था। मिस्टर डार्सी का अपनी बहन से मिलवाने की बात करना बहुत बड़ी बात थी। जल्दी वे लोग बाकी लोगों से आगे निकल गए, और जब तक वे गाड़ी तक पहुंचे मिस्टर और मिसेस गार्डिनर काफी पीछे रह गए थे। फिर डार्सी ने उसे अंदर चलने को कहा, लेकिन एलिजाबेथ ने कहा कि वो थके नहीं हैं, और दोनों लॉन पर खड़े रहे। ऐसे मौकों पर बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन उस चुप्पी में अजीब असहजता थी। एलिजाबेथ बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे हर टॉपिक पर कोई पाबंदी लगी हो। आखिर में उसे याद आया कि वो सफर से आ रही है, और फिर उन्होंने मैटलॉक और डवडेल की बातें करने में बहुत मेहनत लगाई। फिर भी वक्त और उसकी आंटी दोनों बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और जब तक वो अकेले की बातचीत खत्म हुई, एलिजाबेथ की सहनशीलता और बातें दोनों ही लगभग खत्म हो चुकी थी। जब मिस्टर और मिसेस गार्डिनर वहां पहुंचे तो उन्हें अंदर आकर कुछ खाने पीने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने तुरंत मना कर दिया, और सभी ने बहुत तमीज के साथ एक दूसरे से विदा ली। मिस्टर डार्सी ने महिलाओं को गाड़ी में बैठने में मदद की, और जब गाड़ी चली तो एलिजाबेथ ने उसे धीरे धीरे घर की तरफ लौटते देखा। गाड़ी जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ी, उसके अंकल आंटी की टिप्पणियां शुरू हो गई, और दोनों ने माना कि मिस्टर डार्सी उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे निकले। बिल्कुल सलीकेदार, सभ्य और डाउन टू अर्थ इंसान है, उसके मामा बोले। हाँ, जरा सा रौब तो है उसमें, उसकी मामी बोली, लेकिन वो बस उसके चाल ढाल में है, और बुरा नहीं लगता। अब मैं हाउसकीपर की बातों से सहमत हूं, कुछ लोग उसे घमंडी कहते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। भाई, मैं तो उसके बर्ताव से हैरान रह गया। वो सिर्फ विनम्र नहीं था, बल्कि वाकई में ध्यान दे रहा था, जबकि उसकी एलिजाबेथ से कोई खास जान पहचान भी नहीं थी। सच कहूं लीजिए, उसकी मामी बोली, वो दिखने में मिस्टर विक्रम जितना हैंडसम तो नहीं है, ये कहूं उसके चेहरे में वो चार्म नहीं है जो विक्रम में थी, लेकिन फिर तुमने हमें ये क्यों कहा था कि वो इतना रूखा और नापसंद इंसान है? एलिजाबेथ ने जैसे तैसे खुद को बचाते हुए कहा कि जब वो कैंट में मिले थे तब उसे डार्सी पहले से ज्यादा अच्छा लगा था, और आज की सुबह जैसा उसने बर्ताव किया वैसा तो उसने कभी पहले उसे देखा ही नहीं। हो सकता है उसके मूड के हिसाब से उसकी तमीज बदलती हो, उसके मामा ने कहा। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, इसीलिए मैं उसकी फिशिंग वाली बात को सीरियस नहीं लेता। हो सकता है कि कल उसका मूड बदले और वो मुझे अपनी जमीन से भगा दे। भाई, एलिजाबेथ को लगा कि उन्होंने डार्सी की शख्सियत को पूरी तरह से गलत समझा है, लेकिन उसने उनसे कुछ कहा नहीं। जो हमने देखा है, मिसेस गार्डिनर बोली, उसके हिसाब से तो मैं ये नहीं सोच सकती कि वो किसी से इतना बुरा बर्ताव कर सकता है जैसा उसने विक्रम के साथ किया।
उसके चेहरे में मुझे कोई बुराई नहीं दिखती, बल्कि जब वो बोलता है उसके मुंह से एक अजीब सी नरमी होती है और उसके चेहरे में एक गरिमा है जिससे उसके दिल के बारे में अच्छा ही ख्याल आता है। लेकिन हाँ, वो हाउसकीपर जो हमें घर दिखा रही थी, उसने तो मिस्टर डार्सी की इतनी तारीफ की थी कि मैं तो कई बार जोर से हंसने वाली थी। लेकिन शायद वो अच्छा मालिक है और एक नौकर की नज़र में वही सबसे बड़ी खूबी होती है। अब एलिजाबेथ को लगा कि उसे डार्सी के विक्रम से जुड़े व्यवहार के बारे में कुछ कहना चाहिए। उसने जितना हो सके उतने संतुलित और संभले अंदाज में बताया कि कैंट में उसके रिश्तेदारों से जो उसने सुना है, उससे डार्सी की हरकतों को एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है और उसका कैरेक्टर उतना भी खराब नहीं है और विक्रम उतना भी मासूम नहीं है जितना कि पहले हर्टफोर्डशायर में सबको लगा था। इसके सपोर्ट में उसने उसके बीच हुए पैसों से जुड़े लेन देन की डिटेल्स भी बता दी, बिना अपना सोर्स बताए। लेकिन इतना जरूर कहा कि उस जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है। मिसेस गार्डिनर हैरान भी हुई और थोड़ा परेशान भी, लेकिन जैसे ही वो उन जगहों के पास पहुंची जहां कभी उन्होंने अपने पुराने दिन बिताए थे, उनकी सारी सोच पुराने दिनों की याद में खो गई। खाने के बाद जबकि वो सुबह की सैर से थकी हुई थी, फिर भी पुराने दोस्तों से मिलने निकल पड़ी और शाम गुजरी पुराने रिश्तों की मिठास में। जहां तक एलिजाबेथ का सवाल था तो दिन की घटनाएं इतनी भारी थी कि नए चेहरे में उसका ध्यान लग ही नहीं पाया। उसका मन तो सिर्फ एक ही बात में उलझा था, मिस्टर डार्सी की वो विनम्रता, वो सलीका और सबसे ज्यादा तो ये बात कि उन्होंने चाहा कि वो उनकी बहन से मिले। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।